दोस्तों, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि 15 अगस्त क्यों मनाई जाती है या 15 अगस्त का क्या महत्व है और इस दिन क्या हुआ था या देश का बंटवारा हुआ था। ये सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और हमारा देश बंटकर दो स्वतंत्र मुल्कों में बंट गया था, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। ये सब बात सभी लोग जानते हैं, इसलिए इस बात को दोबारा दोहराकर मैं आपका समय ख़राब नहीं करूँगा। लेकिन आज हम बात करेंगे उस बंटवारे को लेकर कि वास्तविक में बंटवारा हुआ क्या था। हम लोगों ने सिर्फ इतना ही जाना है और इतना ही समझा है कि देश का बंटवारा हो गया। हमारे आस पड़ोस में हमने देखा होगा कि अगर दो भाइयों का भी बंटवारा होना होता है, जिनकी महज बहुत कुछ संपत्ति होती है, तब भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं। किसी एक बात के लिए एक पक्ष राजी नहीं होता तो किसी दूसरे पक्ष के लिए दूसरा पक्ष राजी नहीं होता। हर चीज़ में अच्छाई और बुराई होती है। इसी तरह से इस देश में बहुत कुछ बंटना था जब देश का बंटवारा हुआ। ये महज बंटवारा दो देशों का नहीं था। कुछ पॉइंट हैं जो आज जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि किन किन चीज़ों को बंटवारा था। 3 जून 1947 वो दिन था जब देश का बंटवारा निश्चित हुआ और तारीख रखी गई 15 अगस्त 1947 को। दोनों ही देश स्वतंत्र रूप से अपना आज़ादी का पर्व मना सकते हैं और स्वतंत्र घोषित कर दिया जाएगा। आज़ादी के लिए 73 दिनों का समय मिला था, जिसके लिए एक समिति बनाई गई थी और वो कई खुलासे आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं जो इससे पहले शायद ना तो आपने कहीं पढ़े होंगे, ना ही आपको किसी ने बताया होगा। हम बात करते हैं एक उस पुस्तक की जिस पुस्तक को लिखा था लैरी कौंसिल ने, और उस पुस्तक का नाम था फ्रीडम एट मिडनाइट। इस पुस्तक में बंटवारे की कुछ चीज़ों को डिफ़ाइन किया गया है कि किस किस तरह से बंटवारा हुआ, जिसमें ज़मीनों का बंटवारा होना था, दरियाओं का बंटवारा होना था, पानी का बंटवारा होना था और रिज़र्व बैंक में पड़े सोने के एक एक सिक्के और मोहर का भी बंटवारा होना था। सिर्फ यही तो यहाँ तक ही नहीं, नागा आदिवासियों के इलाके में डिप्टी कमिश्नर की बंगले में जो उसके संदूक में जो डाक टिकट पड़े थे, उन डाक टिकटों का भी एक एक टिकट का बंटवारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के साथ होना था। सारी चल अचल संपत्तियों का भी बंटवारा होना था, सड़कों का भी बंटवारा होना था, रेलवे लाइन का बंटवारा होना था, यहाँ तक कि दफ्तर में पड़े कैलकुलेटर, टाइपराइटर, कॉपी, पेन, पेंसिल, किताबों तक का बंटवारा होना था। तो ज़रा सोचिए कि ये बंटवारा कितना मुश्किल रहा होगा और इस बंटवारे को लेकर लाठी डंडे भी चले, लड़ाइयाँ भी हुई और बहुत से ऐसे दंगे हुए जो इस बंटवारे के बीच हुए। तो एक एक करके आज हम शुरू करते हैं इस पूरी वीडियो में। वीडियो लंबी होगी, ज़रूर देखिएगा। इस बंटवारे को करने के लिए एक समिति बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन थे और उनके नीचे 2 अधिकारी और नियुक्त किए गए, जिसमें एक एच.एम. पटेल थे और दूसरे चौधरी मोहम्मद अली थे। अब इन 2 अधिकारियों के नीचे भी बहुत सारे ऐसे छोटे बड़े अधिकारियों की एक फ़ौज थी जो बंटवारे की अलग अलग सूचनाएं बनाकर, अलग अलग प्रस्ताव बनाकर एच.एम. पटेल और मोहम्मद अली चौधरी को भेजते थे और उसके बाद वह इसको लॉर्ड माउंटबेटन को भेज दिए जाते थे जो इसके अध्यक्ष थे। फिर वो इस प्रक्रिया को फाइनल रिपोर्ट बनाकर और आगे भेजते। इसी प्रकार से 73 दिनों के समय में संपूर्ण बंटवारा करना था और ये बंटवारा चलता रहा। सबसे पहले बात आई भारत देश के नाम के बंटवारे को लेकर। कांग्रेस को ये प्रस्ताव दिया गया था कि भारत जो नाम है उस नाम के अस्तित्व को मिटा दिया जाए और भारत का नया नाम हिंदुस्तान रखा जाए। जिस तरह से पाकिस्तान के नाम से वो एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, उसी तरह से हिंदुस्तान भी हिंदुस्तान नाम से राष्ट्र बने और संयुक्त राष्ट्र संघ में ये दोनों ही स्वतंत्र राज्य अपने नए नामों के नाम से जाने जाएं और भारत जो नाम है, भारत या इंडिया, उसके अस्तित्व को ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन उस वक्त कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को बिल्कुल ठुकरा दिया और इसके पीछे उसका तर्क था कि क्योंकि पाकिस्तान खुद हमसे अलग होकर जा रहा है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ में इस नाम के प्रयोग के जो असली हकदार हैं वो हम ही हैं और इस तरह से भारत का नाम भारत ही रहा। हिंदुस्तान कहते हैं लेकिन कहीं भी लिखित में
हमारे देश का नाम हिंदुस्तान नहीं है, हमारे देश का नाम भारत या इंडिया ही रहा। अब बात करते हैं कि दूसरा बंटवारा जो सबसे मुख्य था वो बंटवारा था पैसे को लेकर। बंटवारे के समय भारत देश में जो रिजर्व बैंक में पैसा था वो, और मुआवजे के तौर पर अंग्रेज़ों से कुछ रकम जो भारत को मिलनी थी, वो सारा पैसा मिलाकर उस पैसे को बांटना था भारत और पाकिस्तान के बीच। सबसे ज़्यादा लात घुसे लड़ाइयाँ इसी बात को लेकर हुई और अंत में ये मामला इतना ज़्यादा बढ़ गया कि एच.एम. पटेल और मोहम्मद अली को सरदार वल्लभ भाई पटेल के घर में 3 दिन तक बंद कर दिया गया और तब तक वे बाहर नहीं आ सके जब तक वे एक निश्चित फैसले पर नहीं पहुँचे। अंत में ये निर्णय लिया गया कि उस सारे पैसे का 17.5% पैसा पाकिस्तान को दिया जाएगा और शेष भारत रखेगा। इसके साथ ही जो भारत के ऊपर ऋण था उस ऋण का 17.5% ऋण भी पाकिस्तान को चुकाना था और इस तरह से पैसे के लेन देन का हिसाब तय हुआ। फिर अगली बात आती है देश की चल संपत्ति की, कि इस देश की चल संपत्ति को किस तरह से बांटा जाएगा। तय किया गया कि ये 20 और 80% के रेशो में बांटा जाएगा, जिसमें से 20% हिस्सा पाकिस्तान को मिलेगा और 80% हिस्सा इस संपत्ति का भारत के पास रहेगा। इतना होते ही देश के सारे सरकारी दफ्तरों में उस सामान की गिनती होना शुरू हुई जिसमें टाइपराइटर थे, कुर्सी थी, मेज़, यहाँ तक कि पेन, कार्बन कॉपी और सेफ्टी पिन तक का गिनती होना शुरू हो गई और वहाँ अधिकारियों ने भी अपना खेला शुरू कर दिया। कुछ वो अधिकारी जो अपने हिस्से में अच्छा सामान चाहते थे, उन्होंने अच्छा सामान हटाकर उसकी जगह पुरानी टूटी फूटी कुर्सी, मेज़ लगाना शुरू कर दिया। और उस वक्त जो बड़े अधिकारी थे उन्होंने भी बहती गंगा में हाथ धोया और अपने घरों का पुराना टाइपराइटर या जो पुराने सामान थे वो सारे कार्यालयों में लगवा दिए, कार्यालयों से अच्छा सामान उठाकर अपने घर ले गए। ये खेल भी चलता रहा और अंत में इसको 80 और 20 में बांट दिया गया। फिर बात आई कि एक मुद्दा था शराब का। इस पर कभी कोई बहस नहीं हुई, कभी कोई लड़ाई नहीं हुई। पूरे देश में जहाँ जहाँ शराब के भंडार थे उन शराब के भंडारों को बिना किसी शर्त के भारत को दे दिया गया और उसके बदले में जो भी पैसा हुआ वो पाकिस्तान को उसका पैसा दे दिया गया। आगे फिर एक और मुद्दा था जो बहुत मुख्य था। समुद्री मछुआरे और समुद्री जहाजी जो लोग मारे गए, बात यहाँ आई कि उनकी जो विधवाएं थीं उनको पेंशन कौन देगा। कुछ लोगों का कहना था कि जो मुस्लिम विधवाएं हैं उन सब को पेंशन पाकिस्तान देगा और जो हिंदू विधवाएं हैं उन सब को पेंशन क्या भारत देगा। इस मुद्दे पर कुछ दिन तक चर्चा चली। बाद में ये तय किया गया कि चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, जो जिस देश के हिस्से में जाएगा उनकी विधवाओं को पेंशन भी वही देश देगा। अंत में ये तय किया गया जो विधवाएं पाकिस्तान चली गईं उनको पेंशन पाकिस्तान ने दी और जो भारत में रहे उनकी पेंशन की जिम्मेदारी भारत को मिली। अब बात आती है सड़कों का बंटवारा होना था और रेलवे लाइन का। उस वक्त 18,077 मील सड़कें पूरे देश में थीं, जिसमें से 4,913 मील सड़कें पाकिस्तान के हिस्से में आईं और शेष जो है भारत को मिली। इसी तरह रेलवे लाइनों में 26,421 मील की रेलवे लाइनों में उसमें से 7,112 मील की लाइनें पाकिस्तान को दी गईं और शेष जो है भारत के हिस्से में रही। 19,309 मील की जो रेलवे लाइनें थीं वो भारत को दी गईं। अब इन दोनों ही विभागों का जो सड़क विभाग था, सड़क परिवहन विभाग और रेलवे विभाग, इनकी जो संपत्तियां थीं जिसमें कुछ बुलडोज़र थे, क्रेन्स थी, रेलवे डब्बे थे, इन सब का भी बंटवारा होना था। इन सब के बंटवारे के लिए दो विकल्प थे कि या तो 80 और 20 के अनुपात में ये बांट दिया जाए या फिर जिस हिसाब से सड़कें और रेलवे लाइन का बंटवारा हुआ उसी हिसाब से इन संपत्तियों का भी बंटवारा कर दिया गया। कुछ
पाकिस्तान जाने वाले मुसलमान चाहते थे कि आगरा में बना ताजमहल, जो कि मुग़लों की एक निशानी है, उसको तोड़कर पाकिस्तान ले जाया जाए। तो उसी तरह से हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू धर्म के कुछ लोग और संत समुदाय का ये मानना था कि सिंधु नदी जिस पर बैठकर वेद लिखे गए और हिंदू धर्म के लिए एक आस्था का प्रतीक है, वह किसी भी हाल में पाकिस्तान नहीं जानी चाहिए और वो हिस्सा हमेशा हिंदुस्तान को ही मिले। ये बड़ी विकट परिस्थितियां थीं। इन सब परिस्थितियों में सबको शांत करना और सब के मन की सी करते हुए देश का बंटवारा करना या सभी को संतुष्ट करना, जो कि असंभव सा लगता था। अब बात आती है कि लाइब्रेरी में पड़ी कुछ पुस्तकें हैं जिसमें ब्रिटानिका का जो इंसाइक्लोपीडिया था उसके 4 भाग थे। उसको बांटने के लिए समिति ने तय किया कि उसका पहला भाग भारत को दिया गया और दूसरा भाग पाकिस्तान को दिया गया, फिर तीसरा भाग भारत को दिया और चौथा भाग फिर से पाकिस्तान को दिया गया। इस तरह से जो इंसाइक्लोपीडिया था वो 4 भागों में था। 4 में से पहला और तीसरा भारत को मिला, दूसरा और चौथा पाकिस्तान को मिला। लिहाजा वह इंसाइक्लोपीडिया ना तो भारत के किसी काम का रहा और ना ही वह पाकिस्तान के किसी काम का रहा, क्योंकि यहाँ भी अधूरा भाग रहा और वहाँ भी अधूरा, इसलिए उस इंसाइक्लोपीडिया को कोई भी जान नहीं पाया। फिर जो डिक्शनरी थी, शब्दकोश, उस शब्दकोश केवल एक ही शब्दकोश था पूरे भारत का, उसको पहाड़ कर आधा आधा कर दिया गया। उसका आधा भाग पाकिस्तान को दिया गया और आधा भाग भारत के पास रहा। कुल मिलाकर रिजल्ट इसका भी वही रहा कि ना ये शब्दकोश भारत के किसी काम आया और ना ही ये शब्दकोश पाकिस्तान के किसी काम आया। इस बंटवारे के बाद अब एक और बंटवारा होना था, जो था गुप्तचर विभाग का। इसके लिए भारत ने बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया कि गुप्तचर विभाग का हम बिल्कुल भी किसी तरह का कोई साझा पाकिस्तान के साथ नहीं करेंगे। यहाँ तक कह दिया गया कि गुप्तचर विभाग के कर्मचारी या सामान तो दूर, अगर कहीं एक स्याही का धब्बा भी है तो वो भी हम स्याही तक भी पाकिस्तान को नहीं जाने देंगे। इसलिए गुप्तचर विभाग को जो है इस बंटवारे से अलग रखा गया और वह भारत के पास ही रहा। उसके बाद कई चीज़ें थीं। फिर घोड़ा गाड़ी और करेंसी थी। अब भारत में उस वक्त नोट छापने की केवल एक ही प्रेस थी और उस प्रेस के अलावा पूरे देश में कोई दूसरी प्रेस नहीं थी और भारत ने ये प्रेस पाकिस्तान को देने से मना कर दिया। यह तय किया गया कि कुछ समय के लिए पाकिस्तान ने अपनी एक मोहर भारतीय मुद्रा पर लगाकर ही अपना कुछ समय तक काम चलाया, तब तक कि वह अपनी नई प्रेस खोलकर अपनी नई करेंसी ना बना ले। उसके लिए कुछ समय सीमा निश्चित थी जो तय की गई। फिर उस वक्त भारत में 12 जो शाही भवन था दिल्ली का, वायसराय भवन, उस भवन में 12 गाड़ियाँ थीं, घोड़ा गाड़ी, जिसमें से 6 घोड़ा गाड़ी जो थी वह सुनहरे कलर की थी और 6 जो थी रुपहले कलर की थी, यानी सोना और चांदी के कलर से वो लगी हुई सुसज्जित 12 घोड़ा गाड़ियों में। अब ये इन घोड़ा गाड़ियों का बंटवारा किस तरह से करा जाए, ये भी मुमकिन नहीं था कि इन गाड़ियों को तोड़ दिया जाए और तोड़कर अलग अलग दे दिया जाए। अंत में लॉर्ड माउंटबेटन इस निर्णय पर पहुँचे कि क्यों ना एक सिक्का उछाल कर एक इसका तय कर लिया जाए कि जिसके हिस्से में हेड आएगा उसको सुनहरे कलर की गाड़ियाँ दी जाएंगी और जिसको टेल आएगा उसको रुपहले कलर की। जैसे ही सिक्का उछाला गया और जैसे ही वायसराय भवन के फर्श पर वो गिरा तो मेजर गोविंद सिंह खुशी से उछल पड़े, जो कि भारत की तरफ से थे। उन्होंने हेड लगाया था और सुनहरे कलर की 6 गाड़ियाँ भारत के हिस्से आईं और रुपहली वाली पाकिस्तान के हिस्से चली गईं। इस तरह से उसका भी तय हो गया। अब एक और बंटवारा होना था जो कि सबसे बड़ा बंटवारा था और सबसे ज़्यादा दर्द भरा और तकलीफ भरा बंटवारा था। ये बंटवारा होना था भारत की 25 लाख की उस सेना का बंटवारा जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई थे, जिस सेना का 1/3 भाग पाकिस्तान को जाना था और 2/3 भाग भारत के पास रहना था। इसके लिए सभी सैनिकों को एक प्रपत्र दिया गया और एक विकल्प उनसे मांगा गया जिसमें उन्हें भरकर देना था कि क्या आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं या भारत में रुकना चाहते हैं।
देखा जाए तो हिंदू और सिख लोगों को इससे कोई दिक्कत नहीं थी, या जो भारत में रहना चाहते थे उन्हें भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन वह मुसलमान जो उनको दिक्कत हुई, जिनका घर और परिवार भारत में छूट जाना था। ऐसे ही एक मेजर याकूब खान थे, जो कि उत्तर प्रदेश के रामपुर रियासत के रहने वाले थे। वह सारी रात उस प्रपत्र को लेकर अपने घर की छत पर बैठे रहे, और अंत में दिल पर पत्थर रखते हुए सुबह को उन्होंने ये निर्णय किया कि फ़िलहाल अब वह पाकिस्तान को चुनेंगे। अगली सुबह उनकी माँ ने उन्हें कुरान के नीचे से उतारा और उनके सर पर कुछ पढ़कर फूंका, और बाद में उनके माथे को चूमकर उन्हें जो है विदा कर दिया, ताकि उनका बेटा हमेशा खुश रहे। याकूब खान को लगता था कि वह आते रहेंगे और अपनी माँ और अपने परिवार से मिलते रहेंगे, लेकिन शायद उनका ये सोचना गलत था। उस वक्त की परिस्थितियों के अनुसार उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि शायद ये उनकी माँ और परिवार से आखिरी मुलाकात होगी। याकूब खान ना तो कभी भारत लौट पाए और ना ही कभी अपने परिवार से मिल पाए। कुछ समय बाद 1948 में जब भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हो रही थी और युद्ध के मैदान में कश्मीर में याकूब खान एक टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे, और उस टुकड़ी से जो भारतीय सेना लड़ रही थी, उस टुकड़ी का जो नेतृत्व कर रहे थे, तो वह भी एक मुसलमान थे। और इसे विडंबना कहें या संयोग कि वह भी रामपुर रियासत से ही थे, जो कि उत्तर प्रदेश की एक रामपुर रियासत थी, वहीं से आते थे। और ठीक याकूब खान की तरह ही उनके नाम के आगे भी खान लगता था, और उनका नाम था मेजर यूनुस खान। मेजर यूनुस खान याकूब खान के सगे बड़े भाई थे। फ़र्क इतना था कि 15 अगस्त 1947 को उन्होंने अपनी मातृभूमि भारत को चुना और याकूब खान ने पाकिस्तान को। दोनों सगे भाई इस देश के बंटवारे ने दो सगे भाइयों को युद्ध के मैदान में एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया। ये इतिहास के उस पन्नों को दोहरा गया जब महाभारत युद्ध में दो सगे भाई कर्ण और अर्जुन रण के क्षेत्र में आमने सामने आ गए और फिर अपने कर्तव्य का पालन करते रहे। ठीक उसी तरह से ना तो याकूब खान अपने कर्तव्य से पीछे हटे, ना यूनुस खान, और उन्होंने अपने आखिरी सांस तक अपने फ़र्ज को निभाया। तो ये कुछ जानकारियाँ थीं देश के बंटवारे को लेकर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसी ही अच्छी और जानकारी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। इसी के साथ जय हिंद।